राम राम बंधुओं, ज्योतिर्लोक में आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। आज लग्न को समझेंगे क्योंकि इष्ट काल तक समझ चुके हैं। जन्म कुंडली बनाने में, जन्म पत्रिका बनाने में क्रमशः सभी विषयों को समझ रहे हैं। तो इष्ट काल बनाने के बाद लग्न निकाला जाता है, तो लग्न को समझेंगे और लग्न कैसे ज्ञात करते हैं इस विधि को समझेंगे। यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। यथासंभव मित्रों के साथ साझा भी करने का प्रयास कीजिए। लग्न 12 राशियां हैं: मेष, वृक, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। ये 12 राशियां जो है ये पृथ्वी के चारों ओर के आकाश मंडल में है। पृथ्वी एक चक्र पूरा करती है दिन में, प्रतिदिन एक बार घूम जाती है अपने अक्ष पर। तो आकाश का घूमती पृथ्वी है, किंतु घूमता हुआ आपको आकाश दिखता है, और आकाश घूमता हुआ दिखता है इसलिए सूर्य पूर्व में उदय होते हुए दिखते हैं, पश्चिम में अस्त होते हुए दिखते हैं। ये सूर्य वही है लेकिन पृथ्वी घूम रही है, इसलिए सूर्य आकाश में घूमते हुए दिखते हैं, चंद्रमा घूमते हुए दिखता है। तारा जो सायंकाल पूर्व में होती है, जो तारे पूर्व में रहते हैं वो प्रातःकाल पश्चिम में दिखते हैं। तो ये क्या है? ये घूर्णन गति का प्रभाव है। घूर्णन, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूम रही है, तो तारा जो उसके सामने जो एक बार ऊपर होता है, जो भी तारा हो, 12 घंटे बाद वह नीचे होता है। जो 12 घंटे पहले पूर्व में होता है वह 12 घंटे बाद पश्चिम में रहता है। और 12 राशियों के लिए इसका विचार किया जाता है। 12 राशियों को जो चिन्हित किया गया है, मेष, वृष आदि, तो ये भी प्रतिदिन, जैसे सूर्य प्रतिदिन उदित अस्त होते हैं, उसी तरह राशियां भी प्रतिदिन उदित अस्त होती है। इसका भी एक चक्र पूरा होता है। भचक्र में यही इन्हीं 12 राशियों के समूह को, या वैसे भचक्र तो सूर्य पथ में आ जाता है, तो इसमें ये 12 राशियां ही 27 नक्षत्र, 27 नक्षत्रों से मिलकर ही 12 राशियां हैं। नक्षत्र के को समूह किया गया, सब मिलाया गया, मिलाकर 12 खंड में इस 360 डिग्री को बांटा गया, तो 12 खंड हो गया। 30 डिग्री 360 डिग्री में 12 को 12 भाग में बांटा, पृथ्वी के चारों ओर 360 डिग्री, इसे 12 भाग में बांटा, एक एक राशि हो गई। 30 अंश, 12 भाग बांटा मतलब एक राशि का 30 अंश, 30 अंश के 12 भागों में बांटा, तो एक राशि का 30 अंश, मेष का 30 अंश, वृष का 30 अंश, इस प्रकार से सबको बांटा गया। आरंभ बिंदु अश्विनी के प्रथम, वहां से आरंभ माना गया। कहीं से गणना आरंभ तो करेंगे, तो आरंभ कहाँ से माना गया है? अश्विनी के बिंदु से, वहीं से मेष का आरंभ होता है। तो ये राशियां न केवल सूर्य और चंद्रमा ही प्रतिदिन उदय अस्त नहीं होते हैं, राशियां भी प्रतिदिन उदित अस्त होती है। प्रतिदिन राशियों का उदय होता है और प्रतिदिन अस्त होता है, लेकिन एक दिन में कितनी? सूर्य एक है इसलिए एक सूर्य का उदय होता है, एक सूर्य का अस्त होता है। चंद्रमा एक है इसलिए एक चंद्र का उदय होता है, एक चंद्र का अस्त होता है। तारा एक है इसलिए अनेकों में एक एक पृथक करके एक होता है। किसी एक तारे को लेंगे तो वो एक है, वह प्रतिदिन उदय होगा उसका और प्रतिदिन उसका अस्त होगा, वो अस्त भी होगा। राशियां तारों के समूह हैं और 12 राशियां हैं, तो प्रत्येक राशि का भी प्रतिदिन उदय और अस्त होता है। यानी एक दिन में 12 राशि भी उदित होती है और अस्त होती है। एक दिन में 12 राशि उदय, 12 राशियों का उदय होता है
और अस्त भी होता है, लेकिन ये 12 राशियाँ एक साथ तो उदय अस्त नहीं हो सकते हैं। ये 360 डिग्री में 30-30 डिग्री पर है, तो क्रमशः ही होंगे। उदय कहाँ पर होता है? पूर्व में। अस्त कहाँ पर होता है? पश्चिम में। तो उदय जहाँ पर होता है, जिस राशि का उदय हुआ हो वह लग्न कहलाता है। जो राशि उदित हो किसी विशेष काल में, उस विशेष काल का वह लग्न कहलाता है। जैसे मान लिया जाए यदि अभी पूर्व में वृश्चिक राशि का उदय हो रहा हो, उदय कहाँ? जहाँ पर पूर्वी क्षितिज, जहाँ पर सूर्य का उदय होता है, वहाँ पर अभी वृश्चिक राशि हो तो अभी का लग्न होगा वृश्चिक। कुछ देर बाद वृश्चिक से अगली राशि वृश्चिक ऊपर बढ़ जाएगा, पृथ्वी घूम जाएगी, और वृश्चिक की अगली राशि धनु उदय हो जाएगा। वृश्चिक अस्त नहीं होगा, अस्त होने में 12 घंटे लगेंगे। धनु का उदय होगा और उस समय धनु लग्न कहा जाएगा। फिर इसी तरह से मकर, कुंभ, मीन, फिर मेष, ये 12 राशियां क्रमशः एक के बाद उदय होती रहेगी। और क्रमशः जब पश्चिम में जाएगा तो अस्त भी होते रहेगा। तो पूर्व में जो राशि उदित होती है उसको लग्न कहते हैं। पूर्व में जो राशि उदित रहती है वो लग्न कहलाती है। अब ये किसी विशेष काल का ही होता है। ये उदयास्त प्रतिदिन होता है, लेकिन उसमें कब कौन सा लग्न उदित है या उदय होगा इसको ज्ञात करना पड़ता है, या किसी विशेष समय में कौन सा लग्न था ये ज्ञात करना पड़ता है। ये क्रिया गणित से होती है, क्रिया इसकी गणित से होती है। मान लेते हैं ऐसा है नहीं, 12 राशियां हैं, 24 घंटे में एक चक्र पूर्ण होता है, यानी 12 राशियां 24 घंटे में एक बार उदय होती है और एक बार अस्त होती है। एक बार उदित और एक बार अस्त 12 राशियों का। तो 2-2 घंटे का औसत मान लेते हैं, ये औसत है। ऐसा होता नहीं है, होता इससे भिन्न है, जिसको स्वोदय के आधार पर ज्ञात किया जाता है। लंकोदय के आधार पर स्वोदय बनाया जाता है और स्थान विशेष के आधार पर ये 2 घंटे का जो औसत माना गया है इसमें अंतर होता है। कहीं पर कोई राशि अधिक हो जाती है, कोई कम होगी, कोई अधिक, कोई कम, कोई अधिक, इस प्रकार से चलता रहता है। लेकिन मान लेते हैं समझने के लिए भी हम 2 घंटे का मान लेते हैं। 2 घंटे का मतलब दिन रात में 30 घटी भी होती है, 24 घंटा से माना तो 2 घंटे का, लेकिन 60 दंड से मानेंगे तो 12-25-60 5 घटी का, एक लग्न 5 घटी। एक लग्न कितने औसत रूप से अभी कल समझने के लिए मान रहे हैं, एक लग्न कितने समय के लिए उदित रहता है, एक लग्न का क्या मान होता है, उदित रहता है मतलब उसका क्या मान है। जैसे मान लिया जाए अभी धनु उदित हो गया अभी, तो यह कितने देर तक औसत मान से रहना चाहिए, कितने देर तक धनु लग्न रहेगा। राशि चंद्रमा की कहलाती है, राशि में ग्रह स्थित होता है, लेकिन प्रतिदिन के हिसाब से जो राशियों का एक चक्र पूर्ण होता है, पूर्व में जो उदित रहती है वह लग्न कहलाती है। तो ये धनु अभी यदि उदित हुई है तो लगभग 2 घंटे तक धनु लग्न रहेगा, क्योंकि इसके उदय रहने का मान 2 घंटा औसत जो माना है। आगे समझेंगे कम अधिक। तो अभी धनु लग्न ही था, ये कैसे ज्ञात होगा? ये गणित से ज्ञात होगा। एक तो देख सकते हैं, लेकिन आज का अभी देख सकते हैं, यंत्र आदि के माध्यम से समझ सकते हैं। हमको 3 दिन पीछे का देखना है, 1 साल पीछे का देखना है, 5 वर्ष पीछे का देखना है, 10 वर्ष पीछे का देखना है, 10 वर्ष आगे का देखना है, उसको यंत्र आदि से तो नहीं देख सकते हैं। उसको गणित करके ही ज्ञात कर सकते हैं, उसको गणित करके ही ज्ञात कर सकते हैं कि 10 वर्ष पीछे अमुक दिन
इतने समय पर इस इष्टकाल में कौन सा लग्न उदित था, या 10 वर्ष पश्चात इस समय में कौन सा लग्न उदित होगा। ये कैसे ज्ञात करेंगे, ये गणित करके ज्ञात कर सकते हैं। इस 2 घंटे को जो है सूर्योदय किया जाता है। ये सूर्योदय बनाया जाता है अक्षांश के आधार पर। सूर्योदय का कहने का तात्पर्य है किसी विशेष अक्षांश, जिस अक्षांश के लिए ज्ञात करना हो उस अक्षांश पर विभिन्न लग्नों के जो भिन्न भिन्न उदय होने के मान होते हैं कि ये 4 घटी 30 पल रहेगा, ये 6 घटी हो जाएगा, इस प्रकार से भिन्न मान जो आते हैं विशेष अक्षांश के आधार पर, उसे पलभा से ज्ञात किया जाता है। लेकिन पलभा अक्षांश से ही बनता है, ज्ञात होता है पलभा से, लेकिन पलभा बनता है अक्षांश से। अर्थात अक्षांश के आधार पर ही लग्नोदय मान ज्ञात होता है, और जिस स्थान का जो लग्नोदय मान ज्ञात होता है वो उस स्थान का सूर्योदय मान कहलाता है, सूर्योदय। और लंकोदय के आधार पर अक्षांश विशेष की, इसमें लंकोदय को आधार माना जाता है कि लंकोदय में, अर्थात लंका में उदयमान, लंकोदय का मतलब हुआ लंका में लग्नों के का उदयमान। लंका में इतना काल इसका ये रहता है लग्न, ये लंकोदय है। उसके आधार पर कि इससे इतना दक्षिण, इससे उतना उत्तर होने पर क्या परिवर्तन होगा, और वो परिवर्तन ज्ञात करना, उस परिवर्तन के आधार पर जो संशोधित लग्नोदय मान आता है वो उस अक्षांश की सूर्योदय कहलाती है। सूर्योदय, लंकोदय और सूर्योदय ये जब सूक्ष्म लग्न गणना करने में जाते हैं तब समझ में आती है। तो सूक्ष्म लग्न गणना करने की ये विधि है। इस विधि को सामान्य बनाने के लिए सभी लोगों के लिए सरल गणितीय प्रक्रिया, ये गणितीय प्रक्रिया जटिल है, ये गणितीय प्रक्रिया जो है वो जटिल है। सुगम सरल करने के लिए पंचांगों में सारणी दी जाती है, लग्न सारणी जिसको कहते हैं, और लग्न सारणी नहीं, प्रथम लग्न सारणी इसको कहते हैं। इसको प्रथम लग्न सारणी कहते हैं। प्रथम लग्न सारणी का तात्पर्य कि पूर्व में जो उदित लग्न है उस लग्न को ज्ञात करने वाली सारणी प्रथम लग्न सारणी। एक दशम लग्न सारणी भी पंचांगों में आपको मिलती है। दशम लग्न सारणी की प्रारंभिक अवस्था में आवश्यकता नहीं होती है जानने की। ये जब लग्न कुंडली बनाना, सब कुछ बनाना जान जाते हैं और चलित कुंडली बनाने की बात आती है, उस समय दशम लग्न सारणी की आवश्यकता पड़ती है। दशम लग्न ज्ञात करने की आवश्यकता पड़ती है कि दशम लग्न का तात्पर्य ऊपर आकाश, मध्य आकाश हो जाता है। तो दशम लग्न क्या था? दशम लग्न ज्ञात हो जाने के बाद अन्य सभी भावों का स्पष्ट ज्ञात किया जाता है। अन्य भावों का स्पष्ट ज्ञात किया जाता है और उसके आधार पर चलित कुंडली बनती है। तो दशम लग्न सारणी की प्रारंभ में आवश्यकता नहीं है, प्रथम लग्न सारणी लिखा जाता है। पंचांगों में देखेंगे प्रथम लग्न सारणी नाम की एक सारणी रहती है। उस सारणी के द्वारा सुगमता पूर्वक ज्ञात कर सकते हैं। उस लग्न सारणी से कि किसी विशेष समय में कौन सा लग्न होता है ये ज्ञात कर सकते हैं। कैसे? इसके लिए इष्टकाल और सूर्य की राशि आदि, सूर्य कहने का तात्पर्य सूर्य की स्थिति, इन दोनों की आवश्यकता पड़ती है। इष्टकाल जो होता है वो इष्टकाल होता है, इष्टकाल का तात्पर्य है कि इतने समय में कितना आगे बढ़ा। इष्टकाल का तात्पर्य है कि इतना समय निकल गया, कब से? सूर्योदय से इतना समय अधिक हो गया। अब इतने काल में लग्न कितना आगे बढ़ा, ये लग्न का जो चक्र है, और अभी कौन सा लग्न होगा ये ज्ञात किया जाएगा इष्टकाल के आधार पर। चला कहाँ से? चला सूर्योदय से। सूर्योदय जिस समय हुई है उस समय सूर्य की जो राशि आदि है, सूर्योदय जिस समय सूर्योदय हुआ उस समय सूर्य जिस राशि में था वही राशि थी लग्न, जितने अंश पर था वही अंश था लग्न का, जितनी कला पर था वही लग्न की कला थी।
जितने विकला पर था वही लग्न की विकला थी। इस प्रकार से सूर्योदय के समय का लग्न प्रतिदिन सूर्य स्पष्ट केवल देखेंगे, सूर्य की राशि आदि देखेंगे तो सूर्योदय के समय का लग्न ज्ञात हो जाएगा। सूर्योदय के समय का लग्न ज्ञात हो गया और इष्ट काल हमारे पास है। यदि हमको ये पता चल जाए कि इतने समय में ये लग्न वाला जो चक्र है कितना चलता है और सूर्योदय के समय जो था उससे इतना आगे बढ़ चुका है, तो अभी कौन सा लग्न है, कितना अंश है, ये ज्ञात हो जाएगा। इसके लिए सारणी पंचांगों में दी जाती है, लेकिन ये सारणी स्थान विशेष के लिए ही होती है। वह पंचांग जिस क्षेत्र का होता है उस क्षेत्र विशेष के लिए ही वो कोई भी पंचांग किसी विशेष अक्षांश रेखांश के आधार पर बनती है। गणना उसकी अक्षांश और रेखांश के आधार पर होती है। तो वो सारणी उसी अक्षांश या उसके कुछ निकटवर्ती अक्षांशों के लिए ग्राही होती है। जैसे मान लिया जाए कोई पंचांग 24 डिग्री या 25 डिग्री उत्तर अक्षांश पर बना है, 25 डिग्री उत्तर अक्षांश पर बना है, तो इसके लिए थोड़ा सा यहाँ तक मान सकते हैं कि 26 डिग्री अक्षांश के लिए भी ले लेंगे, 24 डिग्री अक्षांश तक के लिए भी ले लेंगे। लेकिन ये लग्न सारणी 30 डिग्री अक्षांश के लिए, 20 डिग्री अक्षांश के लिए, वहाँ के लिए उपयुक्त नहीं होगी। हर क्षेत्र के लिए अलग अलग पंचांग होते हैं। अब लग्न सारणी आपके लिए कौन सा उपयुक्त है, कौन सी लग्न सारणी आपके लिए सही है, इसके लिए आपको अपने स्थान का, जन्म स्थान जो है उस स्थान का अक्षांश ज्ञात करना होगा और उस अक्षांश का निकटवर्ती पंचांग कौन सा है। जन्म स्थान कहीं भी हो सकता है। आप जिसकी कुंडली बना रहे हैं, आप जिसकी भी कुंडली बना रहे हैं उसका जन्म स्थान हो सकता है बम्बई हो और बना रहे हैं मिथिला पंचांग से। आप जिसकी कुंडली बना रहे हैं उसका जन्म स्थान हो सकता है रामेश्वरम हो। आप बना रहे हैं बनारसी पंचांग से, अक्षांश में बहुत अंतर होगा। और लग्न सारणी आपको यदि रामेश्वरम का निकटवर्ती कोई पंचांग हो तो उसकी लेनी होगी। उसकी लग्न सारणी से ज्ञात लग्न अधिक स्पष्ट होगा। और उस समय बनारस के लग्न सारणी से यदि बना लेते हैं तो उसमें अंतर होगा, वो उतना शुद्ध नहीं होगा। अक्षांश से अंतर होता है। उत्तर दक्षिण के क्रम में अक्षांश की दूरी बढ़ती घटती है। मान लिया जाए पटना पूर्व है, दिल्ली पश्चिम है, तो पटना से दिल्ली का रेखांश बढ़ेगा या घटेगा, दिल्ली से आगे होगा पटना का रेखांश। दिल्ली से पहले पटना में सूर्योदय होगी, इसको रेखांश कहते हैं। और पटना से रांची, दिल्ली से बम्बई, इसमें दोनों प्रकार का अंतर होगा। बम्बई दिल्ली से या पटना से पश्चिम भी है और दक्षिण भी है, पश्चिम भी है दक्षिण भी है। तो दक्षिण वाला मान जो होगा अंतर, वो रेखा अक्षांश बताएगा कि दक्षिण में कितना अंतर है और पूर्व पश्चिम में कितना अंतर है, ये रेखांश बताएगा। तो अक्षांश के अंतर होने से लग्नोदय प्रभावित होता है, लग्नोदय काल, लग्नोदय मान प्रभावित होता है। इसलिए लग्न निकालने के लिए जिस स्थान में जन्म हो, जन्म स्थान का की ही लग्न सारणी का उपयोग करना चाहिए। तो वैसे सारी गणना जन्म स्थान के पंचांग से करें तो अधिक उत्तम है, लेकिन अन्य सारी गणना ना भी कर सके तो लग्नोदय सारणी भिन्न भिन्न स्थानों का आपके पास होना चाहिए। लग्नोदय सारणी भिन्न भिन्न स्थानों का होना चाहिए। भिन्न भिन्न स्थानों का इसलिए क्योंकि आपके पास अनेकों जन्म, किसी भी जन्म स्थान की कुंडली आप बनाएंगे तो जिस जन्म स्थान की कुंडली आपको बनानी है उस स्थान की लग्नोदय सारणी, लग्न सारणी आपके पास होनी चाहिए। लग्न सारणी में क्या होता है कि एक एक अंश का मान दिया जाता है। सभी राशियों के, सभी लग्नों के
एक एक अंश का मान दिया जाता है कि इस एक अंश में इतना, इस 2 अंश में इतना, इस 3 अंश में इतना वहाँ पर दिया रहता है। इष्ट काल को उसमें यदि जोड़ देते हैं, उस राशि के अंश, सूर्य की जो राशि थी लग्न सारणी से, सूर्य की जो राशि थी और जितना अंश सूर्य का था, उस राशि के सामने अंश के नीचे, या सारणी उल्टा भी हो सकती है, सारणी ऊपर भी हो सकती है। वैसे सारणी साइड बगल में बाईं ओर रहती है, बगल में, और ऊपर लग्न रहता है। ऊपर 1 2 3 4 5 लग्न का अंश रहता है, और नीचे बगल में साइड में बाईं ओर मेष, वृष, मिथुन, कर्क, ये लग्न रहता है, राशि रहती है। तो राशि के सामने सूर्य की जो राशि है, उस राशि के सामने ढूंढना है। सूर्य की उदय काल में, सूर्योदय काल में सूर्य की जो राशि थी, उस राशि के सामने सूर्य का जो अंश था, मान लिया जाए वृश्चिक राशि थी, वृश्चिक राशि में सूर्य और 13 अंश पर सूर्य, तो वृश्चिक राशि में 13 अंश के सामने जाएंगे, वहां पर एक मान मिलेगा। उस मान में इष्ट काल को जोड़ देंगे, इष्ट काल को उसमें जोड़ देंगे, तो फिर एक नया मान आएगा। उसको उसी लग्न सारणी में फिर से देखना है, और वह लग्न सारणी बताएगा कि इतने इष्ट काल होने पर सूर्य लग्न इतना आगे बढ़ गया। वो फिर दूसरे जो लब्धि होगी उसको दूसरे उसी सारणी में ढूंढना है, जहाँ पर वह मिलेगा, वह मान लब्धमान, वह राशि लग्न होगी, और जिस अंश के नीचे होगा वो अंश लग्न का अंश होगा। इस प्रकार से सारणी विधि द्वारा सरलता पूर्वक लग्न ज्ञात की जाती है। इससे भी अलग हटकर एक दैनिक लग्न सारणी भी होती है, लेकिन दैनिक लग्न सारणी स्थूल होती है, कुंडली निर्माण के लिए नहीं है। दैनिक लग्न सारणी आपने मुहूर्त बनाया है, इस लग्न में विवाह, तो उसका निर्धारण करने के लिए कि ये लग्न कब से कब तक है, ये लग्न कब से कब तक है, उसके लिए दैनिक लग्न सारणी रहती है। कुंडली निर्माण के लिए आपको सबसे सूक्ष्म अर्थात स्वोदय मान के आधार पर, अपने अक्षांश के आधार पर जो लग्न ज्ञात करते हैं, जिसमें अंश ही नहीं कला भी ज्ञात हो जाएगी, विकला ज्ञात करना चाहे तो विकला भी ज्ञात हो जाएगी, वो सूक्ष्म लग्न होगा स्वोदय मान निकाल कर। और यदि लग्न सारणी से ज्ञात करते हैं तो ये भी सूक्ष्म नहीं होगा, ये भी स्थूल ही होगा, ये भी स्थूल ही होगा, उससे भिन्न होगा। स्थूल इसलिए कि इसमें अंश ही आपको ज्ञात हो रहा है, इसमें कला अविकला इस सारणी से आपको ज्ञात नहीं हो सकती है, कला नहीं मिलेगा। कला के लिए अधिक इसमें ज्ञात कर सकते हैं गणित करके, बहुत गणित करना होगा। तो ये भी स्थूल ही है, और इससे भी स्थूल है दैनिक लग्न सारणी। दैनिक लग्न सारणी से भी अंश कला सब कुछ निकाल सकते हैं गणित करके, लेकिन यदि गणित वहाँ पर करना ही पड़ेगा तो वो क्यों लेंगे, उसमें अंतर हो सकता है। दैनिक लग्न सारणी में अधिक अंतर होगा, सूक्ष्म करेंगे, सूक्ष्म नहीं कर सकते तो जो सूक्ष्म से थोड़ा स्थूल हो वह, जैसे प्रथम लग्न सारणी से, वह विधि लेंगे। तो अधिकतर प्रथम लग्न सारणी से ही लग्न ज्ञात किया जाता है। लग्न ज्ञात करने की विधि, अभी तक इष्ट काल करने की विधि वाला आलेख प्रकाशित हो चुका है, यहाँ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और इष्ट काल बिना गणित किए, बिना कॉपी कलम पकड़े कैसे बना ले मन ही मन में, उसकी वीडियो में भी, यूट्यूब पर वीडियो भी चर्चा कर चुका हूँ, वो भी आपको पीछे मिल जाएगा या ऊपर कहीं पर दिख जाएगा। और लग्न, अब लग्न वाला आलेख जो है वो भी यथाशीघ्र आपको मिल जाएगा, प्रकाशित हो जाएगा 3-4 दिन में। और वहाँ पर लग्न ज्ञात करने की विधि के बारे में बहुत विस्तृत जानकारी आपको मिलेगी। ये चर्चा आपको उसे समझने में सहयोग, इस चर्चा के पश्चात आपको वो आलेख समझने में सहयोग मिलेगा, आसानी से, सरलता से आप उस आलेख को समझ पाएंगे, लग्न निकालने की विधि को सरलता से समझ लेंगे। फिर मिलेंगे नई चर्चा के साथ। जय जय श्री राधे।